हाँ जी, तो हो गए फिर हम लोग फाइनली बाहर। वर्ल्ड कप की कैंपेन हुई ख़त्म। पाकिस्तान मैथमेटिकली तो अभी तक बाहर नहीं हुआ वर्ल्ड कप से, लेकिन बड़ी ही इम्पॉसिबल सी कंडीशंस रह गई हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान जो है अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। तो कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान को इंग्लैंड से 287 रन से जीतना होगा। तो इसका मतलब ये है जी कि पाकिस्तान की एक तो बारी पहली आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारी अगर ना आई तो फिर तो समझे बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा। वो केस भी मैं आपको बताता हूं। तो अगर बारी पाकिस्तान की पहले आ जाती है तो पाकिस्तान अगर 300 रन करता है तो इंग्लैंड को उनको 13 रन पर आउट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान 400 रन करता है तो इंग्लैंड को उनको 112 रन पर आउट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान 450 रन बनाता है तो इंग्लैंड को उनको 162 से पहले आउट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि इंग्लैंड देखें जो भी है, जैसी भी टीम है, इंग्लैंड है भाई, वो उसको आप कभी भी राइट ऑफ तो कर ही नहीं सकते। उनसे जीत जाना जो है वही बहुत बड़ी बात होनी थी। लेकिन अब कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि आप भूल जाएं कि पाकिस्तान अब हमें सेमीफाइनल में नजर आएगा। कोई मिरेकल ही होगा, कोई अजीब व गरीब सा कोई सिस्टम होगा। कुदरत का निज़ाम जो है उसने जितनी मदद कर सकता था कुदरत के निज़ाम ने उसने की। और कुदरत का निज़ाम का जो लॉ है वो बड़ा सीधा सीधा है कि कुदरत के निज़ाम को भी इंजॉय करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस तरह हमने देखा कि पिछले मैच में फ़खर जमान जो थे उन्होंने जो ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, हमने देखा कि कुदरत के निज़ाम ने हमें गेम दे दी। अगर हम मैक्सवेल की इनिंग्स देखें तो मैक्सवेल की इनिंग्स भी कुदरत का निज़ाम था, आपके सामने था। विल थी, पावर थी, हिम्मत थी। उस बंदे ने खड़े होकर एक टांग पे छक्के मार मार के जो है एक बेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम्स ही खेल दी। तो यहाँ पे कुदरत का निज़ाम जो है ना वो अपना काम करता नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि किसको फॉल्टियर ठहराएं। इस सारे के सारे वर्ल्ड कप फेलियर का फॉल्टियर हम किसको ठहराएं, क्योंकि सेमीफाइनल्स तो मिनिमम पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, सेमीफाइनल हम इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टॉप 4 टीम्स में आप आ जाते हैं ना। तो टेक्निकली आप टॉप 4 टीम्स में नहीं आए और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है उसका अब कोई एज सच कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्तिहान था और इसमें हम अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचे। तो कसूरवार कौन है? बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरह से इस सारे को एनालाइज करता हूं कि मेजर कसूर जो है ना इस सारे फेलियर का मेरी नज़र में वो है टीम मैनेजमेंट का। टीम मैनेजमेंट हमारी जो है वो कुछ इस तरह से रही कि हमें एक तो एशिया कप बहुत रॉन्गली प्लेस्ड टूर्नामेंट था। एशिया कप की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही अजीब व गरीब थी। उसने आपकी टीम को टोटली फटीग्ड कर दिया। और एक चीज़ जो समझनी चाहिए थी, इसको लॉक करने से पहले हमारी मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए था कि भाई फटीग में लड़के तो खेल लेंगे, लड़कों को मेंटली तो आपने प्रिपेयर कर दिया कि भाई देखो दिन रात ट्रैवल है, ये है वो है, प्रैक्टिस का टाइम उतना नहीं मिलेगा, आप लोग फटीग्ड हो गए। मेंटली तो आपने अपनी टीम को प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो उसने क्रश होना था और क्रश होने के बाद वो क्रश हालत में उन्हें जो वर्ल्ड कप में एंटर होना था तो वर्ल्ड कप में आपका क्या हाल होना था, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। उससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा क्रिकेट खिलाया है, इन 15, 16, 18 लड़कों को इतना क्रिकेट खिलाया है कि ये बनता ही नहीं था। एक बड़े टूर्नामेंट से पहले आप नॉन स्टॉप जो है अपनी टीम के प्लेयर्स को टेस्ट मैचेस खिला रहे हो और बैक टू बैक आप बायलैटरल सीरीज आपने रखी हुई हैं, तो ये बनती नहीं थी मेरा ख्याल है। और उससे पहले अगर हम देखें तो आपने थ्रू आउट द ईयर जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, नॉन स्टॉप, एक प्लेयर इंग्लैंड में जाके 100 खेल रहा है तो दूसरा प्लेयर जो है श्रीलंका में जाके वो लीग खेल रहा है, तो तीसरा प्लेयर जो है आपका वो कहीं और पहुंचा हुआ है। तो ये जो एक निज़ाम चला है ना आपका नॉन स्टॉप क्रिकेट का, इसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो टीम है वो फटीग्ड थी। आपकी टीम में देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वसीम जूनियर को देखें एक बहुत लंबा स्पेल मिला बेंच के ऊपर, ठीक है, उसको रेस्ट ठीक ठाक मिला। जब वो आया तो उसकी बॉल जो थी, ही वॉज डूइंग मैजिक विद द बॉल, वो रिवर्स भी कर रहा है, वो अच्छी लाइन लेंथ भी फेंक रहा है, उसकी पेस भी 145 के इर्द गिर्द जा रही है। ये वसीम जूनियर से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये आपको वसीम जूनियर से क्यों मिला? क्योंकि उसको रेस्ट मिला बहुत लंबा, जो आपके बाकी प्लेयर्स को नहीं मिला। मतलब आप ये देखें कि अफगानिस्तान के साथ आपकी एक बायलैटरल सीरीज हुई है, आपने उसमें तीनों के तीनों मैचेस अपनी फर्स्ट 11 को खिला दिए। आपने उसमें नसीम का भी कंधा जो है वो फारिग करवा दिया। उसके बाद बाबर आजम भी सारे के सारे मैचेस खेल रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है शायद कोई एक में रेस्ट किया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बस पड़ी हुई थी जी कि वर्ल्ड कप आ रहा है तो अपनी फॉर्म मैक्सिमम कर लो। लेकिन यार देखें, उस फॉर्म मैक्सिमम करने में आपके प्लेयर्स जो हैं वो फटीग्ड हो गए। तो सारी की सारी टीम आपकी इसी तरह है, हर बंदे ने बहुत क्रिकेट खेली। तो ये डिसीजंस कौन लेता है? ये डिसीजंस देखना पड़ेगा कि ये किसकी कॉल्स होती हैं। क्या ये आपके हेड कोच की कॉल्स होती हैं? क्या ये आपकी जो है बोर्ड की कॉल्स होती हैं? क्या
कैप्टन जो है वो 100% कॉल्स कर रहा होता है, क्या उसकी बात पे जो है ये कहा जाता है कि हाँ अगर तो जो भी इस चीज़ का कसूरवार है तो मेरा ख्याल है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये देखें, आप हर फेलियर के बाद ना लर्न करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन से पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इमरान खान जो थे वो 3 वर्ल्ड कप खेले थे एज कैप्टन, ठीक है, उन्होंने लीड किया था। 83 का जो वर्ल्ड कप खेले थे उसमें फेलियर मिला, उसके बाद का वर्ल्ड कप उसमें फेलियर मिला, 92 के वर्ल्ड कप में फाइनली सक्सेस मिल गई। तो आपका ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरे का पूरा ब्लेम जो है वो अंडर द बस किसी एक बंदे को करके तो उसको फारिग कर दे। तो मेरा इशारा जो है बाबर आजम पे है, उसकी कैप्टनसी पे है। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसको ज़रूर अकाउंटेबिलिटी करें उसकी, और उसमें देखें कि क्या क्या बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि बाबर आजम की कैप्टनसी पे आपने ठीक ठाक अब इन्वेस्ट कर दिया है, आपने वक्त भी बड़ा इन्वेस्ट कर दिया है, और आपने वो एज कैप्टन ना उसमें वो कॉन्फिडेंस डाल दिया है कि उसने ग्राउंड पे किस तरह अपने प्लेयर से काम लेना है। तो एक लर्निंग भी होती है जिसके थ्रू एक प्लेयर, एक इंसान जो है ना वो गुजर रहा होता है। हमने ये भी देखा कि बाबर आजम जो है उनकी अप्रोच में भी हमने फ़र्क देखा, स्पेशली साउथ अफ्रीका के मैच में वो ऑल आउट अटैक गए, उन्होंने सारे बॉलर्स अपने कंज्यूम कर लिए। तो वो जो बात होती थी ना कि बाबर आजम प्रोएक्टिव नहीं है और बाबर आजम डेयरिंग नहीं है, अटैकिंग नहीं है, तो हमने वो भी उनमें चीज़ देखी कि जहाँ पे डिमांड थी उस चीज़ की, जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ की, उन्होंने वो किया। तो वो वक्त आपने गुजार दिए। अब एकदम से वर्ल्ड कप में क्योंकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंचा, एक फेलियर हमने देखा, तो उसकी बेस पे एकदम से आप सारे का सारा ब्लेम अगर कप्तान को ही डाल दोगे तो मेरा ख्याल है वो भी गलत होगा। तो इस सारी सिचुएशन को ना बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा और आप खाली किसी एक को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर बाबर आजम को वो बॉलिंग में वो एज मिल रहा होता जो उनको पाकिस्तान टीम से चाहिए था तो शायद हमारे हालात आज ये ना होते। देखा जाए तो हमने ज़्यादातर जो मैचेस हारे हैं वो अपनी बॉलिंग फेलियर से हारे हैं। हमने पावर प्ले 1 में हम उस तरह से ब्रेक ही नहीं कर पाए जो शाहीन, नसीम और हमारा जो अटैक ब्रेक करता था। तो ये बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया पॉइंट फटीक का। दूसरा मेजर पॉइंट जो है वो है अप्रोच का। पाकिस्तान को अब ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि मॉडर्न डे क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी। पावर प्ले 1 में ही आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा, आपको उस तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो आपने देखा कि बाकी टीम्स देते हुए नजर आए। ज़्यादातर जो टीम्स हैं उन्होंने पावर प्ले 1 में अपनी गेम बना ली, ठीक है, 80-90 रन, 70-80 रन करके वो जो है अपनी पूरी उन्होंने आगे का पूरा मामला जो है वो सीधा कर लिया अगले पावर प्लेस का। तो ये अप्रोच जो है ना ये पाकिस्तान में मैसिवली मिसिंग थी। आप देखें जिस पावर प्ले में पाकिस्तान ने अच्छा खेला है वो मैचेस पाकिस्तान कन्वीनियंटली जीता है, ठीक है। फ़खर जमान को हम ऑब्वियसली मिस किया, वो इंजर हो गए थे बीच में, ही वॉज नॉट वेरी वेल। शुरू में वो 15-16 मैचेस से फॉर्म ही नहीं पकड़ पा रहे थे। तो ठीक है, आपने मौके को देख के डिसीजन लिए कि यार इनको ड्रॉप करना चाहिए। जब ड्रॉप किया तो दूसरी जोड़ी जो थी आपकी वो टू सम एक्सटेंड अच्छा खेल रही थी, फिर फ़खर की जगह नहीं बन रही थी। जिन दिनों में बनी तो पता चला जी कि उनके नी का कोई मसला बना हुआ है, तो मसले रहे। लेकिन जब वो वापस आए तो एक तो वो ज़बरदस्त काम हो गया कि उन्होंने फॉर्म वापस पकड़ ली। सेकेंडली वही अप्रोच जो एक अटैकिंग अप्रोच है वो हमें पाकिस्तान की बैटिंग में देखने में मिली, और यही नीड ऑफ द आवर है इस वक्त, यही नीड ऑफ क्रिकेट है राइट नाउ। इंटरनेशनल क्रिकेट इसी को फॉलो कर रहा है और हमने बाकी टीमों को सक्सेसफुल देखा इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए। तो आई थिंक जो द पाकिस्तान वे है ना, गेम में डीप जाने वाला जो वे है, उससे आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। और ये वाली अप्रोच, थोड़ी बैस बॉल अप्रोच, थोड़ी अटैकिंग अप्रोच जो हमने साउथ अफ्रीका में देखी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी, जो हमने इंडिया में देखी, ये अप्रोच जो है ये हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा और हमें ऐसे प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे जो इस अप्रोच को समझते हैं। अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करें 2019 के वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश से 300 रन से जो था वो जीतना था, और अब पाकिस्तान को इंग्लैंड से 287 रन से जीतना है। तो ये जो आप कह लें 13 रन्स की इम्प्रूवमेंट है, यही हमारी इम्प्रूवमेंट है। तब भी सेमीफाइनल्स में हमें पहुंचने के लिए ये करना पड़ना था, अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हमें ये करना पड़ना है। तो ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है अगर हम पॉजिटिव साइड की तरफ देखें। उसके अलावा कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने वो हमारा आउट पी लिया, वो जो LBW हुआ था, वो अगर वो LBW दे देते तो साउथ अफ्रीका से हम जीते होते और आज हम कन्वीनियंटली जो है इंग्लैंड को फेस कर रहे होते और सेमीफाइनल में हमारे चांसेस ज़्यादा होते। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने देखना है कि एज अ होल हमने कैसा परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में। तो हम सफ़र कर रहे थे, हम अपनी टीम को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि भाई क्या कॉम्बिनेशंस खिलाने, बॉलिंग में क्या कॉम्बो होगा, बैटिंग में क्या कॉम्बो होगा, मिडिल में कौन क्या करेगा, ये सब चीज़ें हम अनलॉक कर रहे थे विद द पैसेज ऑफ ईच गेम। जैसे कि हमने देखा कि वसीम जूनियर अब टीम का हिस्सा बन गए थे, ठीक है। हमने देखा फ़खर जमान
और अब्दुल्ला शफीक जो थे असल में ओपनर्स हमारे वो थे। तो ये चीज़ें हमने जब टूर्नामेंट बिल्कुल ख़त्म होने वाला है तो हमने अंडरस्टैंड की, विच कैन बी कॉल्ड एज बैड लक, लेकिन कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है तो बहुत मेजर, आप अगर शफल मार देंगे वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद टीम में तो फिर से वही हाल होगा कि 3-4 साल लग जाएंगे इस पॉइंट पे आने के लिए जिस पॉइंट पे हम आज खड़े हुए हैं। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, क्योंकि ये वही टीम है जिसके बारे में विविन रिचर्ड्स जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये उनकी समझ से बाहर है कि इतना बड़ा फेलियर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्यों हुआ कि वो सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच सके इस क्वालिटी के साथ। जहां तक फाइटिंग स्पिरिट की बात है तो हम इंग्लैंड को भी देख रहे हैं कि वो बैक टू बैक डैमेज हुए जा रहे हैं, हर टीम उनको आती है हरा के निकल जाती है, नेदरलैंड से भी वो जीते हैं। उसके अलावा तो हमने देखा कि इंग्लैंड तो खड़ा होकर दे ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है वो कंसेक्यूटिवली 4 मैचेस हारा, उसके बावजूद सेमीफाइनल में उसका चांस है, बेशक 1% चांस है लेकिन चांस है। तो ये एक बात है कि पाकिस्तान ने मार खाने के बाद भी, गिरने के बाद भी वो जो स्पिरिट है ना उसको पकड़ के रखा और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट बाबर आजम और मैनेजमेंट को ही देना चाहिए, जो वहाँ पे ग्राउंड पे मैनेजमेंट है, किस तरह से उन्होंने प्लेयर्स के साथ मामला किए कि वो प्लेयर जो हैं अपनी फॉर्म्स को रीगेन कर पाए और कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें इस टीम में देखना चाहिए और आगे के लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या बाबर आजम को एज कैप्टन रिप्लेस कर देना चाहिए, क्या उनके ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट किया गया है और क्या उन्होंने जो कॉन्फिडेंस गेन किया है, क्या उन्होंने जो गेम एक्सपीरियंस गेन किया है एज कैप्टन, क्या उसको सैक्रिफाइस करके एक बिल्कुल नया सिस्टम जो है उसको स्टार्ट होना चाहिए? ये आप लोग हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। और आपके ख्याल से फॉल्टियर जो था वो कौन था, और क्या आप लोगों को अभी भी लगता है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में जाएगा? ये भी आप लोग हमें लिख के बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।